हाय दोस्त, नमस्कार। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल होरिजन एजुकेशन में। तो चलिए हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ये बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए जो 1857 ईस्वी का विद्रोह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे हम बहुत ही बारीकी से बताने जा रहे हैं और ये जो चैप्टर देख रहे हैं इससे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और खास करके देखा जाए तो बीपीएससी के हिसाब से ये बहुत ही जरूरी है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, हम इस हिसाब से आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, जिससे अगर आप पूरी तरह से इसको अगर वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप पूरी तरह से समझ जाइएगा और इससे जहां से भी आपको सवाल पूछा जाएगा हम वादा करते हैं कि आप उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसे बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर 1857 ईस्वी का विद्रोह क्यों हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ और बाद में जाकर के यह असफल हुआ तो असफल होने का कारण क्या था। ये सारे टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इससे पहले अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों को जोड़ लीजिए। तो चलिए हम अब आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1857 की क्रांति जो हुई, ये आप देख रहे हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई इसका मुख्य जो बिंदु था उस पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। जैसे देख रहे हैं कि इसका स्वरूप क्या था, इसका कारण क्या था, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और प्रारंभ हुआ इसके बाद इसका विस्तार कैसे हुआ, यानी कि ये आगे की ओर बढ़ा कैसे, और इसके बाद जो ये बीच में जा करके ही जो है से ये असफल हो गया तो असफलता का इसका मुख्य कारण क्या रहा, है ना। और इसके बाद इसका परिणाम निकल करके क्या आया, ये सभी टॉपिक के बारे में हम बारी बारी से बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत ही विस्तार से बताने का काम करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका कुछ मुख्य बिंदु है उसको हम सबसे पहले देख लेंगे, ताकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि कुछ प्रमुख बिंदु जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी कि जब 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो 1857 के विद्रोह के समय उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। इस तरह के सवाल आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्म अस्टन, यानी कि पार्म अस्टन जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज, यानी कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। भाव भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि यहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग थे, इसको भी ध्यान में रखना है। और मुगल सम्राट, यानी कि उस समय जो है हमारे देश में खास करके मुगलों का शासन चल रहा था, तो मुगलों का शासन चल रहा था। मुगल उस समय जो है हमारे देश में बहुत ही वर्चस्व और मजबूत स्थिति में था। तो मुगल वंश के कौन सा शासक उस समय शासन कर रहे थे जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय। बात को समझ गए। इसके बाद विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति,
जब विद्रोह हो गया था तो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनापति नियुक्त किया गया था। तो सेनापति का क्या नाम था? वो था कैंपबेल। यानी कि विद्रोह को दबाने वाला सेनापति जिसे नियुक्त किया गया था यहां भारत में 1857 ईस्वी के समय, वो थे कैंपबेल। बात को समझ गए? और कैंपबेल। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज आप ध्यान दीजिएगा, सबसे जरूरी चीज है विद्रोह का प्रतीक। जो विद्रोह का प्रतीक था वो था कमल और रोटी। चलिए ध्यान में रखिएगा, विद्रोह का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। मुगल सम्राट कौन था उस समय, यानी कि मुगल का वंश का राजा कौन था? तो था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसके बाद देखेंगे कि विद्रोह को दबाने के लिए 1857 का जो विद्रोह चालू हुआ, उस विद्रोह को दबाने के लिए, रोकने के लिए कौन सा सेनापति नियुक्त किया गया था? तो वो था कैंपबेल। कौन था बाबू? कैंपबेल को यहां पर नियुक्त किया गया था विद्रोह को दबाने के लिए। और उस विद्रोह का, यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो प्रतीक था वो था कमल और रोटी। तो चलिए एक कुछ आपका मुख्य बिंदु था जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये हम चीज बता दिए। इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सवाल आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात को समझ गए, तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं कि इसका स्वरूप क्या था। पहले ही आपको बताएं कि हम इसके हर टॉपिक पर जो है विस्तार से बारी बारी से चर्चा करेंगे, ताकि आप पूरी तरह से आप अच्छी से इसको समझ जाइएगा, जो आपके दिमाग से कभी बाउंस नहीं करेगा, आपके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। आपसे कहीं से भी सवाल पूछे, आप उसका धड़ाधड़ आप उसका जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1857 यानी कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। जैसे देखा गया है कि इसका स्वरूप, कई इतिहासकारों ने इसे अलग अलग रूप में देखा। जैसे आज जो ऐसे किसी ने जो ऐसे क्या था, यह कोई किसी ने कहा कि यह जो क्रांति था, कि विद्रोह था, कि स्वतंत्रता संग्राम था, कि सैनिक विद्रोह था। तो इस तरह से अलग अलग इतिहासकारों ने इसे अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया, है ना। किसी ने कहा कि ये जो है एक अंग्रेजों के प्रति एक क्रांति था, विद्रोह था, है ना, सैनिक विद्रोह था, है ना, ये धर्मांधों के प्रति जो है विद्रोह था। इस प्रकार से अलग अलग जो है इतिहासकारों ने जो है इसको प्रस्तुत किया। और यहां से आपको सवाल बनता है, यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से इतिहासकार इसको क्या मतलब बताया। तो इसके बारे में हम आगे जो है बताएंगे कि कौन सा इतिहासकार इसको क्या कहा, है ना। तो आगे हम देखेंगे कि इसका कारण 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, इसका कारण क्या था। तो इसके कई कारण थे। कई कारणों में हम देख सकते हैं, राजनीतिक कारण के रूप में भी देख सकते हैं, आर्थिक कारण के रूप में भी देख सकते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण के रूप में भी देख सकते हैं, सैनिक कारण के रूप में भी देख सकते हैं, और तत्कालीन कारण के भी रूप में देख सकते हैं। तो इसे कई कारण के रूप में देखा जा सकता है, कई कारण बताया जा सकता है 1857 की क्रांति का, है ना। तो जैसे अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारण की। जैसे राजनीतिक कारण, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय राजनीतिक कारण ये बताया जाता है, खास करके उस समय एक लॉर्ड डलहौजी की जो है उस समय यहाँ पे शासन चल रही थी, गवर्नर जनरल यहाँ का लॉर्ड डलहौजी के समय में एक नीति लाया गया था, जो राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति, ये राज्य हड़प नीति के तहत जो है यहाँ जो है अनेक राज्यों पर जो है शासन कर लिया गया, कब्जा जमा लिया गया। यहाँ के कई राजवाड़ों को जो है अपने अधीन कर लिया गया, है ना। तो इससे भी यहाँ के कई रजवाड़े जो है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध थे, और उन्हें जो है इनके प्रति असंतोष की भावना थी। तो ये भी एक राजनीतिक कारण भी तो था,
है ना। इसके तहत ये अंग्रेजों ने जो है जैसे झांसी, सतारा, अवध कई राज्यों पर जो है कब्जा कर लिया था, जिससे ऐसे क्षेत्रों के जो राजा थे, ऐसे क्षेत्र के जो रजवाड़े थे, अंग्रेजों के प्रति कहीं ना कहीं उनमें असंतोष की भावना थी। तो वो भी जो है ये विद्रोह का जो है एक कारण देखा जाता है, कारण बताया जाता है। दूसरा जो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण यानी कि आर्थिक कारण भी एक 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे आर्थिक कारण में खास करके देखा गया कि करों में वृद्धि, कर में वृद्धि, यानी कि यहां जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा करों में वृद्धि किया गया, और करों में वृद्धि से यहाँ की जो है आर्थिक स्थिति जो थी, यहाँ के किसान हो, मजदूर हो, है ना, मध्यम वर्ग के लोग हो, उच्च वर्ग के लोग हो, सारे इससे जो है त्रस्त थे। और खास करके जो है यहाँ इसी के कारण जो है यहाँ कुटीर उद्योग जो था, कुटीर उद्योग था, ये भी जो है यहाँ से लुप्त हो गई थी, ये भी जो है यहाँ से समाप्त हो गई थी। उद्योगों पर जो है प्रभाव पड़ा काफी, है ना। इसके साथ साथ जो है कृषि से संबंधित जो उद्योग था, यहाँ कृषि से संबंधित जो उद्योग था, इस पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। जैसे कहने का मतलब कि अब यहाँ अकाल के समय में भी किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर टैक्स इतना ओवर कर दिया गया, यानी कि कर इतना दे दिया गया, जिससे किसान मजदूर लोग भी जो है अंग्रेज के विरुद्ध जो है उनमें भी कहीं ना कहीं असंतोष की भावना थी। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक कारण भी 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण था, है ना। इससे जो है भारत के में पहले बताएं कि उद्योग लुप्त हो गया। भारत में पहले देखा जाए तो एक संपन्न कहा भी जाता है कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये हम भी आप भी सब लोग जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत से बहुत सारे कुटीर उद्योग थे, जो लोग इस पर पूर्ण रूप से आश्रित था। वो भारत के अंग्रेजी कंपनी आने से यहाँ लोगों की कुटीर उद्योग जो है समाप्त हो गई थी। अधिकतर किसान मजदूर जो है बेरोजगार हो गए थे, है ना, और उन पर बहुत ज्यादा कर्ज का लोड दे दिया गया था। तो आर्थिक रूप से यहाँ के लोग बिल्कुल कमजोर हो गए थे। तो वो भी जो है अंग्रेज के विरुद्ध उनमें भी एक असंतोष की भावना थी। दूसरी चीज है, देखा जाए सामाजिक कारण। जैसे सामाजिक कारण भी उभर करके सामने आती है। जैसे हमारे देश में यानी कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा बहुत वैसे सामाजिक सिस्टम को यहाँ पे जो है बदलने का काम किया गया, सामाजिक सिस्टम को बदलने का काम किया गया। जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, सत विधवा पुनर्विवाह, है ना, अस्पृश्यता, ये सारे चीज जो यहाँ शुरू से चला आ रहा था, यहाँ का सामाजिक एक रीति रिवाज था, उस पर भी जो है अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। तो खास करके यहाँ के धर्मांध लोग जो थे, धर्मांध लोग जो थे, ये इनको लगा कि ये हमारे जो रीति रिवाज है, ये सामाजिक सिस्टम है, इसको वो बदलना चाहते हैं। जैसे ये भी आप भी जानते हैं कि हमारे देश में जो है ये सती प्रथा का, आपको बाल विवाह की ये प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा था। लोग इसको जो है अपने धर्म में बहुत ही अच्छा मानते थे, अपने धर्म के प्रति मानते थे, और इनको अंग्रेजों के द्वारा घोर विरोध किया गया, इस पर प्रतिबंध लगाया गया, है ना। तो सती प्रथा में आप जानते थे कि किसी व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है तो उसकी पत्नी को जो है उसके चिता पर जो है जिंदा जलाया जाता था। तो अगर खास तौर पर देखा जाए तो ये तो गलत चीज है ही, सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। अगर आज के समय में भी देखा जाए तो आज के बहुत सारे लोग कि नहीं ये जो हुआ था तो ये तो सही प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन उस समय की बात हम कर रहे हैं, जिस समय 1857 ईस्वी की विद्रोह हुई थी, और उसके पूर्व की बात कर रहे हैं
कि यहाँ के जो धर्मांध लोग थे, जो अपने धर्म में विश्वास रखते थे, है ना, अपने सामाजिक रीति रिवाज में विश्वास रखते थे, उनको लगता था कि नहीं, हमारा जो सामाजिक रीति रिवाज है उस पर रोक लगाया जा रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो वो भी जो है इसके अनुसार जो है इसके विरुद्ध थे। धार्मिक कारण से अगर देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक कारण ये दोनों था जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध जो थे, है ना। और दूसरी चीज, अब इसमें जो है 1813 ईसाई मिशनरी यहां पे आया और इन्होंने जो है ये भी एक धर्म परिवर्तन एक चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यहां जो है अंग्रेजों का द्वारा एक मंशा था ब्रिटिश की कि भारत में जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोर से किया जाए और पूरा जो है ईसाई धर्म युक्त जो है ये देश को बना दिया जाए, है ना। तो इसके प्रति भी यहाँ जो है हिंदू धर्म मानने वाले और अन्य धर्म मानने वाले लोगों के प्रति असंतोष की भावना थी कि नहीं, हमारे धर्म को परिवर्तन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी, तो ये सारे कारण जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारण बनता है। इसके बाद देखा जाए सैनिक कारण, तो सैनिक कारण जो है इस विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन करके आता है। तो सैनिक कारण में क्या था कि पहले जो अंग्रेजों द्वारा सैनिकों की नियुक्ति की गई थी, तो उसमें यहां जो है भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात जो था 5:1 में था। यानी कि सबसे ज्यादा सैनिक की नियुक्ति की गई थी भारतीय सैनिक की, भारतीय लोगों को सैनिक में नियुक्ति मिला था। यानी कि 5:1 के अनुपात में इनको नियुक्ति दिया गया था और इनके प्रति भी बहुत सारे भेदभाव किया जाता था, जैसे इनके वेतन में, इनके खान पीन में, इनके रहन सहन में, है ना, ये सारी चीजों में भी इनके ओहदे में, यानी कि जो अंग्रेजी तबके के जो सैनिक होते थे उनको जो ऐसे बड़े बड़े ओहदा यानी कि बड़ा बड़ा पोस्ट दिया जाता था। भारतीय सैनिक को छोटा छोटा पोस्ट दिया जाता था, इनको वेतन भी कम दिया जाता था, अंग्रेजी सैनिक को वेतन अधिक दिया जाता था, है ना। तो इनमें भी जो है असंतोष की भावना थी और खास करके ये भी देखा जाता था कि सैनिकों में भी कई तरह के जो है प्रतिबंध लगाए जाते थे। जैसे कुछ भारतीय सैनिक जो होते थे अपने धर्म के प्रति जो है दाढ़ी मूछ रखना जो है अपना शान समझते थे, है ना, तो उन पर भी जो है इनको द्वारा प्रतिबंध लगाया गया कि नहीं, जो सैनिक में वो दाढ़ी मूछ नहीं रख सकता है, ये भी प्रतिबंध लगाया गया। और दूसरी चीज जो है खास करके भारतीय सैनिक को जो है समुद्र पार जो है लड़ाई करने के लिए भेजा जाता था, लड़ने के लिए भेजा जाता था। उस समय जो है जिस प्रकार की स्थिति थी, तो उस समय समुद्र पार जाना लोग, यहाँ के लोग जो है अछूत समझते थे कि नहीं, समुद्र पार जाना जो है अछूत के समान है हम। तो ये भी जो है कहीं न कहीं जो है सैनिक कारण भी जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का कारण बनता है। और हम अब, ये तो सारे कारण थे, लेकिन ये सारे चीज जो है जैसे राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और सैनिक कारण, ये सारे कारण है कहीं ना कहीं, लेकिन ये सारे के सारे चीज पहले दब करके रह जाता है, ये उभर करके सामने नहीं आता है। अगर सामने उभर करके आता है तो क्या आता है, तत्कालिक कारण, यानी कि वर्तमान में जो कारण बनता है वही सामने आती है। तो तत्कालिक कारण क्या था, (1857) के विद्रोह का अगर तत्कालिक कारण क्या था तो देखा जाए तो इसका तत्कालिक कारण था कि इससे पहले जो यहां के सैनिकों को जो कारतूस दी जाती थी, जो राइफल दी जाती थी, वो एक राइफल आया था 1856 ईस्वी में, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल जो है 1856 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया। और इस इनफील्ड राइफल में
जो कारतूस लगाई जाती थी, जो कारतूस इसमें लगता था, उस कारतूस को राइफल में फीट करने से पहले, यानी कि उसमें डालने से पहले उसको दांतों के से काटना होता था, है ना, और दांतों से काटना होता था। तो सबसे बड़ी चीज तो यह कि दांतों से काटना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन 1856 में एक बात निकल करके आती है सैनिकों के बीच, सैनिकों के बीच एक बात निकल करके आती है कि ये एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाई जा रही है वो उसमें गाय और सुअर के चर्बी का बना हुआ है। तो आप समझते हैं कि गाय जो ऐसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, और सुअर को जो ऐसे मुस्लिम धर्म में जो ऐसे उसको अछूत माना जाता है, उसको घृण माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। तो ये भी जो है से ये हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोग, ये इनमें भी हुआ कि नहीं, गाय और चर्बी से ये भरा हुआ कारतूस हम दांतों तरह काट नहीं सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बात धीरे 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 1856 से लेकर के जो ऐसे ये बात जो ऐसे अनेक छावनी सैनिक छावनियों में बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, है ना। तो यही बात जो ऐसे 1857 में जो ऐसे 1857 में जाकर के ये उग्र ले लेता है, और उग्र ले लेकर के इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम यही होता है कि ये जो ऐसे एक सैनिक विद्रोह, एक विद्रोह के रूप में जो ऐसे भयंकर रूप ले लेता है, और यहीं से विद्रोह शुरू होता है। तो विद्रोह आगे हम देखते हैं कि ये विद्रोह कहां से शुरू होता है, कैसे शुरू होता है। तो देखिए ये प्रारंभ, यानी कि ये प्रारंभ कैसे होता है, 1857 का विद्रोह का शुरुआत कैसे होता है। तो ये हम बताएं कि इसकी शुरुआत, यानी कि ये बात जो हम इससे पहले बताएं कि जो एनफील्ड राइफल में जो ऐसे जो 1856 में ही जो ऐसे सैनिक में जो ऐसे भारतीय सैनिक में शामिल किया गया, जिसमें गाय और सुअर के चमड़े का, उसका चर्बी का, चाहे जो भी वो बना होता है था, उसमें जो ऐसे हिंदू धर्म में ये पवित्र माना जाता था, वो भी उसका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिए, और मुस्लिम धर्म में जो ऐसे उसको जो ऐसे अछूत माना जाता था, तो मुस्लिम धर्म के सैनिक भी उसको इनकार कर गए। तो ये बात 56 से धीरे 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 57 में कहां पहुंच गई, जनवरी 57 में बात यह जो ऐसे दमदम, कहां पहुंच गई, दमदम। और इसके बाद यह बात धीरे धीरे फरवरी में जो ऐसे फरवरी में पहुंच जाती है बहरामपुर। कहां पहुंच जाती है, बहरामपुर। यानी कि ये देखिए सबसे पहले बात, इस बात को 1857 में पूरी तरह से कहां आया, दमदम में, यानी कि जनवरी में दमदम और फरवरी में बहरामपुर, और इसके बाद मार्च 1857 में यह पहुंच जाती है बात बैरकपुर में। यह बात कहां पहुंच जाती है, बैरकपुर में यह बात पहुंच जाती है। तो ये दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर, ये तीनों जो ऐसे ये बंगाल में ही पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है तीनों जगह। तो बैरकपुर में पहुंचती है। तो अब देखिए एक बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही, यानी कि 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मंगल पांडे के द्वारा, है ना। सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा गोली चलाकर 2 अंग्रेज अधिकारियों को घायल कर दिया। यानी कि 1857 में, यानी कि मार्च में, जब बैरकपुर में ही यह बात आती है कि एक सिपाही, यानी कि 34वीं इन्फेंट्री का वो सिपाही थे जिसका नाम था मंगल पांडे, या भली भांति जानते हैं, और मंगल पांडे ने धड़ाधड़ 2 गोली चला देते हैं, और वो गोली जाकर के 2 अंग्रेज अधिकारी को लग जाता है, और दोनों अंग्रेज अधिकारी क्या, घायल हो जाते हैं। घायल हो जाने के बाद अब वो अधिकारी का नाम था लेफ्टिनेंट बाग, ये भी याद रखिएगा, और एक थे सार्जेंट फ्यूरसन, है ना। लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट फ्यूरसन,
ये दोनों जो है से घायल हो जाते हैं, और घायल कौन कर देते हैं? मंगल पांडे। तो इसी के विरोध में, गोली चलाने के विरोध में ही मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। यानी कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या फांसी पर लटका दिया जाता है। तो जब मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया जाता है, तो फांसी पर लटकाने के बाद यह बात जो है से धीरे 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 पुलिस छावनियों में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पुलिस छावनी में यह बात बढ़ने लगती है, तो छावनी के सभी सैनिकों में जो है से ये बात जो है से फैल जाती है, और यह जो है से धीरे 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 आंदोलन का रूप ले लेता है। तो सबसे पहले एक मैप द्वारा थोड़ा सा हम देख लेंगे कि ये जो है से ये 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, इसकी आग कहां से उठी और कैसे कैसे ये पहुंचा आगे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले ये जो है से ये आप देख रहे हैं कि ये बांग्लादेश भी उस समय हमारे साथ ही था, इसके साथ ही था। और ये आपको पाकिस्तान भी जो देख रहे हैं, ये पाकिस्तान भी भारत के साथ ही था। तो ये सारे साथ थे। तो ये जो है से सबसे पहले बताएं कि आवाज आती है दमदम, है ना, दमदम से आवाज आने के बाद ये दमदम से ये कहां चली जाती है? ये जाती है बहरामपुर में, और बहरामपुर से फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है से बैरकपुर, है ना, बैरकपुर में ये आवाज आती है। तो बैरकपुर में ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मंगल पांडे, बैरकपुर में ही मंगल पांडे के द्वारा जो है से 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली चला करके घायल कर दिया जाता है, और इसी के कारण जो है से मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। और जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है, तो ये बात धीरे धीरे पूर्ण छावनियों में फैलना शुरू हो जाता है। ये सारे देख रहे हैं ये बात, जैसे यहां से बात जो है सबसे पहले अब जो है ये देखिए मेरठ, है ना, मेरठ में ये बात जाती है, और मेरठ में ये जो है पूरी तरह से जो है ये आंदोलन उग्र हो जाता है। यानी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत जो होती है खास करके वो कहां से होती है? मेरठ से होती है। और ये धीरे धीरे दिल्ली, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, ग्वालियर, ये सारे क्षेत्रों में जो है सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे जो है फैल जाता है। और इस तरह से जो है ये आंदोलन के अलग अलग क्षेत्रों का नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो इसके बाद हम आगे भी देखेंगे कि ये जो है ये 1857 ईस्वी का विद्रोह आगे चल करके असफल भी हो जाता है। तो असफल हो जाता है बाबू, तो असफल कैसे हो जाता है? जैसे आप मैप के जरिए देख रहे हैं, ये मैप में जरिए देख रहे हैं कि ये विद्रोह जो फैला ये खास करके जो है भारत के पूर्वी क्षेत्र में, है ना, और इसके बाद उत्तरी मध्य क्षेत्र में फैलता है ना। यानी कि इसका विस्तार जो है सीमित रह जाता है, इसका विस्तार जो है सीमित रह जाता है। और खास करके देख रहे हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दक्षिणी क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये 1857 का विद्रोह विफल होने का कारण ये भी है कि ये पूरे देश में जो है पूरी तरह से नहीं पहुंच पाता है, ये बीच में ही जो है दब करके रह जाता है। तो आगे हम बात करेंगे कि इसका विस्तार जो है कैसे हुआ। तो इसका विस्तार कैसे हुआ? तो सबसे पहले यानी कि जो विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है बाबू, सबसे पहले आप बात को समझ रहे हैं, जो विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है पूर्ण रूप से, तो है इसका विस्तार हुआ 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। ये आप याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा कि अगर सवाल आता है, पूछा जाएगा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का पूर्ण रूप से, ऐसे इससे पहले आपको बताएं कि ये दमदम, बहरामपुर, बैरकपुर इत्यादि, लेकिन वहां जो है ये लड़ाई दब करके रह जाती है। लेकिन जो शुरुआत होती है पूरी तरह से, वो कहां से होती है? मेरठ से। याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा, कहां से होती है? मेरठ से होती है। कब? 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। इसके बाद जो है 11 मई 1857 को यह दिल्ली पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? दिल्ली। कब? 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाता है, और 12 मई 1857 को दिल्ली पर जो है आंदोलनकारी अधिकार कर लेते हैं।
जितने भी आंदोलनकारी थे वो दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, और दिल्ली पर अधिकार करने के बाद वहां का नेतृत्व जो है से उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। उस समय पहले ही हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं कि 1857 ईस्वी के समय मुगल का शासन पूर्ण रूप से वर्चस्व रूप से चल रहा था। तो उस समय जो शासक थे वहां के वो थे मुगल बादशाह। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय थे। तो दिल्ली जब पहुंचा, जितने भी आंदोलनकारी जब दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, तो उसका दिल्ली पर नेतृत्व किसको हाथे सौंप दिया इन्होंने? बहादुर शाह द्वितीय के हाथों। तो बहादुर शाह द्वितीय के हाथों नेतृत्व किया गया। तो नेतृत्व तो किए, लेकिन अगर देखा जाए कि वास्तविक नेतृत्व जो किया गया सैनिकों का, वो किया गया था बख्त खां के द्वारा, है ना, बख्त खां के द्वारा। क्योंकि जो ऐसे बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो थे उस समय बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे। तो जिसके चलते उनका जो नेतृत्व का भार यानी कि जो काम कर रहे थे वो था, वास्तविक नेतृत्व अगर देखा जाए तो बख्त खां के द्वारा किया गया था। लेकिन यहीं पर जो ऐसे देखा जाता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो ऐसे दिल्ली में ही आंदोलन को जो ऐसे दबा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और अंग्रेज जो ऐसे पुनः इस पर अधिकार कर लेते हैं, पुनः इस पर अधिकार कर लेते हैं। तो यहीं पे विद्रोह को रोक दिया जाता है। तो आखिर विद्रोह के रुकने का कारण क्या हुआ? असफल होने का कारण क्या हुआ? तो ये असफलता के कारण, यानी कि विद्रोह के असफलता के कारण क्या हुआ? तो विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण था, अब ये बताएं कि सीमित स्वरूप, यानी कि सीमित क्षेत्र। कहने का मतलब है बाबू कि ये विद्रोह जो है से पूरी तरह से पूरे देश में फैल नहीं पाया था। ये भी देखे कि ये विद्रोह से दक्षिणी भारत का जो क्षेत्र था वो क्या वंचित रह गया। ये खास करके आपको पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र में जो ऐसे विद्रोह का जो ऐसे पहला, लेकिन वो दक्षिणी क्षेत्र का जो हिस्सा था वो विद्रोह से वंचित रह गया। तो ये असफल होने का कहीं ना कहीं कारण था कि ये जो ऐसे इसका सीमित स्वरूप रहा, ये पूरी तरह से पूरे देश में नहीं चल पाया। तो इसके कारण इसके बाद नेतृत्व का अभाव, जैसे कहने का मतलब है कि इसका ये भी एक कारण रहा सफलता का, नेतृत्व का अभाव। कहने का मतलब कि कोई वैसा नेतृत्व करने वाला नहीं मिला, इसका इंटरनेशनल स्वरूप, राष्ट्रीय स्वरूप इसको नहीं दिया गया, राष्ट्रीय स्तर पर इसको नहीं उतारा गया, राष्ट्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला। और ये जगह जगह छोटे छोटे टोकरियों में जो ऐसे नेतृत्व करने वाले लोग रहे, तो ये जो ऐसे वहीं पे सीमित होकर के दब करके रह गया। यही कारण था कि इसका राष्ट्रीय जो ऐसे नेतृत्व करने वाला नहीं मिला, यानी कि नेतृत्व का कहीं ना कहीं इसमें अभाव रहा। बात को समझ गए? सीमित संसाधन, सीमित संसाधन यानी कहने का मतलब कि उस समय विद्रोहियों के पास, आंदोलनकारियों के पास संसाधन का अभाव था। और संसाधन का अभाव क्या था कि इनके पास जो ऐसे हथियार की कमी थी। जैसे अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, उनके पास तरह तरह के हथियार थे, लेकिन यहाँ पे भारतीय सैनिकों के पास जो ऐसे यहाँ पे जो ऐसे इनके पास संसाधन की क्या थी? कमी थी। तो ये भी कहीं ना कहीं जो ऐसे असफलता का कारण रहा। दूसरी चीज संगठन का अभाव, यानी कि लोग यहाँ जो ऐसे पूरी तरह से संगठित नहीं हो पाए, पूरी तरह से लोग इसको जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखा, संगठन नहीं हो पाया। तो ये भी जो ऐसे ये असफलता का कारण रहा। दूसरी चीज भारतीयों को समर्थन का अभाव रहा, पूरी तरह से जो ऐसे इनको समर्थन नहीं मिल पाया। और उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव रहा। देखिए सबसे बड़ी चीज है उद्देश्य की अस्पष्टता का अभाव रहा। इस आंदोलन में किसी को पता ही नहीं चला कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, किसी को पता ही नहीं चला कि इस उद्देश्य से आंदोलन हो रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका स्पष्ट रूप से कोई उद्देश्य उभर करके सामने आया ही नहीं। अगर कोई इसका स्पष्ट उद्देश्य रहता तो कहीं ना कहीं यह सफल हो पाता, लेकिन इसका स्पष्ट उद्देश्य कोई था ही नहीं।
कि हमें आजादी चाहिए या और कोई चीज चाहिए, हम अपने धर्म के, हमको धर्म को चाहिए, तो ये सारा कोई भी चीज यानी कि स्पष्ट रूप से इसका कोई उद्देश्य नहीं था, यानी कि उद्देश्य की अभाव थी। तो सबसे बड़ी तो असफलता का कारण यह हुआ कि कोई एक उद्देश्य से आंदोलन नहीं हुआ। इसके बाद हम देखेंगे परिणाम। इसका परिणाम निकल करके क्या आता है, यानी कि जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, उसके बाद हम देखें कि विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, किसका नेतृत्व, क्या क्या हुआ, है ना। और इसका जो है अब कारण निकल करके क्या आता है। विद्रोह तो असफल हो गया, और असफल होने के बाद अब इसका कारण निकल करके आता है कि कंपनी की शासन को समाप्त कर दी जाती है। जो कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश द्वारा जो कंपनी का शासन जो चलाया जा रहा था, उस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और शासन किसके हाथों में, क्राउन यानी कि ताज द्वारा शासन संचालित किया जाता है। क्राउन यानी कि जिसको हम ताज कहते, ताज द्वारा शासन संचालित किया जाता है ना। और उसके बाद जो है डलहौजी नीति की समाप्ति की जाती है। डलहौजी की जो नीति थी, राज्य हड़प नीति, ये पहले आपको बताए थे। राज्य हड़प जो नीति थी, डॉक्ट्रिन इज लैप्स, है ना। तो इस नीति को जो है वो समाप्त किया जाता है। एक कारण निकल करके आता है, परिणाम निकल करके आता है। और अगला, देशी नरेशों की स्थिति पहले के समान हो गया। देशी नरेश यानी कि जो यहाँ के राजा थे, है ना, जो यहाँ के रजवाड़े लोग थे, उनकी स्थिति जो है, उनका ओहदे जो है पहले के समान प्राप्त होता है। पहले जैसा उनकी स्थिति उभर करके सामने चली आती है। सेना व्यवस्था में बदलाव आ जाता है। सेना में की व्यवस्था जो थी उसमें बदलाव निकल के आता है। कहीं जो है इसमें अब फिर जो है पहले भारतीय सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, है ना। भारतीय सैनिकों को ओहदे कम प्राप्त होते थे, उनके वेतनमान में कमी आ जाती थी, तो उनकी स्थिति भी सुधार हुई। यानी कि इसमें सेना व्यवस्था में भी बदलाव हुआ। ब्रिटिश सैनिकों की संख्या जो है बढ़ाई गई, है ना। इसके साथ गोरखा और सिख सिपाहियों की वृद्धि की गई। इसमें जो है गोरखा और सिख सिपाही की संख्या में क्या किया गया, वृद्धि किया गया। इसके बाद 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी गठन किया गया, है ना। इसका परिणाम ये सारा निकल करके सामने आता है। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि 1857 की जो क्रांति, ये पहले ही हम बताए थे, है ना, पहले ही बताए थे उद्देश्य में कि ये जो है भिन्न भिन्न इतिहासकारों के द्वारा जो है अलग अलग इसका कारण बताया गया, है ना। तो कौन क्या कहे हैं, ये आपके सवाल में पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था, ऐसा सवाल अक्सर पूछा जाता है ना। तो यही आप इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए, माइंड में रखिएगा। जैसे आता है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने बताया कि यह जो 1857 ईस्वी का विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो बताए थे बीडी सावरकर। किसने बताए थे बाबू, बीडी सावरकर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने कहा कि यह एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम आजादी की लड़ाई थी, तो वो थे बीडी सावरकर। इसके बाद यह राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली ने बताया कि नहीं, यह 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है, यह कौन सा विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सारा चीज किसने बताया, डिजरायली। आगे चलिए, आगे यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, है नहीं। एक आते बताते हैं लॉरेंस एवं सीले बताते हैं कि नहीं, ये जो 1857 का विद्रोह था ये पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह था और कोई विद्रोह नहीं, यह सिपाही विद्रोह था। तो ये भी आपको याद रखना है
किसने बताया था? लॉरेंस एवं सीले ने कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था वो पूर्ण रूप से सिपाही विद्रोह था। बात को समझ गए? चलिए आगे, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। हाँ, किसने बताया? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ये बताते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। ये जो 1857 का विद्रोह था बाबू, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का एक षड्यंत्र था। इन्होंने षड्यंत्र बताया। क्या हिंदू और मुसलमान के बीच यह एक षड्यंत्र था? किसने बताया? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बताया। बात को समझ गए? और इसके बाद बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध थी। ये बताए टी.आर. होम्स कि नहीं, 1857 ईस्वी का विद्रोह जो था ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, है ना। इसके बाद धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इसने कहा, L.E.R. रीच ने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये जो 1857 का विद्रोह था, यहाँ के धर्मांध लोग थे, यानी कि अपने अपने धर्म के मानने वाले जो लोग थे वो ईसाई धर्म के विरुद्ध थे, है ना। इसलिए 1857 का विरुद्ध ये युद्ध था, है ना। तो ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया, है ना। जैसे फिर से इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? बी.डी. सावरकर, याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा? डिज़रायली, ये भी आपको याद रखना है। नहीं, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा? लॉरेंस एवं सीले ने कहा, ये भी आपको याद रखना है। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का यह षड्यंत्र था, किसने कहा? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बताया। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने कहा? टी.आर. होम्स ने कहा, है ना। नहीं, धर्मांध का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये कहा था L.E.R. रीच ने बताया था। तो आप इसको पूरी तरह से दिमाग में घुसा लीजिए, दिमाग में हटा लीजिए, इससे आपका सवाल हर एग्जाम में आएगा ही आएगा ही आएगा ही। और खास करके आपको बीपीएससी में ये 1857 का जो विद्रोह है, इससे आपको बहुत सारे सवाल रहने वाले हैं। तो आप इसको बारीकी से हमको समझ गए होंगे कि आप जो है इसे पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे देखेंगे, ये बहुत ही प्रमुख चीज है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र। इससे सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का किस जगह से नेतृत्व कौन कर रहे थे, कहां का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इसको हम देखिए बारीकी से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे दिल्ली, याद रखिएगा, दिल्ली का जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह था, वो दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह, बहादुर शाह। तो वहां पर नेतृत्व को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक, यानी कि दमनकारी जो को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारी किसको नियुक्त किया गया था? तो थे हडसन और निकलसन। यानी कि यहां एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि भारतीय नायक, यानी कि यहां जो है दिल्ली का भारतीय नायक नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह द्वितीय, और ब्रिटिश नायक नेतृत्व कर रहा था हडसन एवं निकलसन। इसके बाद लखनऊ चलते हैं। लखनऊ का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और ये थे यहां ब्रिटिश नायक कौन था? कैंपवेल। यानी कि लखनऊ में दमनकारी को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक जो नियुक्त किया गया था वो था कैंपवेल, है ना। और एक इधर भी कुछ इससे संबंधित घटनाएं हैं, उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, भी हम देखेंगे कि जब ब्रिटिश नायक जो दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था हडसन एवं निकलसन, वो जो ऐसे बहादुर शाह द्वितीय को जो ऐसे 1862 में जो ऐसे रंगून निष्कासित कर दिया जाता है, और वहीं पर इनको जो है 1862 में मृत्यु हो जाती है ना। रंगून में मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा किसको? बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निष्कासित कर दिया जाता है और वहां पे इनकी
मृत्यु हो जाती है। और लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी भारतीय, और अंग्रेजी नायक कौन थे? कैंपबेल। और ये बाद में जो है से ये भारत को छोड़ करके कहां चली जाती है? नेपाल चली जाती है, नेपाल प्रस्थान कर जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कानपुर। कानपुर का जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, वो थे नाना साहेब। और नाना साहेब से संबंधित एक और सवाल आपको याद रखना है, वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या याद रखना है कि नाना साहब को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू, उनको धोंधू पंत भी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? उनको धोंधू पंत के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कहां का नेतृत्व कर रहे थे? कानपुर के। और अंग्रेजी नायक कौन था? कैंपबेल, है ना। अरे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कौन? नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र मतलब उस समय जिसको मान ले कि संतान गोद लिया जाता है ना, गोद लिया जाता है, तो ऐसे संतान को दत्तक पुत्र कहा जाता है। इसके बाद देखिए ग्वालियर। ग्वालियर का नेतृत्व कर रहे थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, इनसे भी एक सवाल पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है कि तात्या टोपे के और एक नाम से जाना जाता है, वो रामचंद्र पांडुरंग। ये भी सवाल में पूछा जाता है कि तात्या टोपे को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामचंद्र पांडुरंग। या पूछ देगा कि रामचंद्र पांडुरंग किसका उपनाम है? तो तात्या टोपे का, है ना। तो यहाँ का जो ब्रिटिश नायक जो था, दमनकारी को दबाने का काम कर रहा था, वो कौन था? हुरोज। अरे तात्या टोपे ये मानसिंह का विश्वघात के कारण इनको फांसी दी जाती है। यानी कि तात्या टोपे का एक दोस्त था, जिगरी दोस्त मानसिंह। मानसिंह ही इनके साथ विश्वघात कर देते हैं, तात्या टोपे के साथ, रामचंद्र पांडुरंग के साथ। और विश्वघात के कारण, इसी के विश्वघात के कारण जो है इनको फांसी हो जाती है, फांसी दे दी जाती है। इसके बाद बात करेंगे झांसी। झांसी का नेतृत्व कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुने होंगे। रानी लक्ष्मीबाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये नेतृत्व कर रही थी झांसी की, है ना। और यहाँ ये नेतृत्व को दबाने के लिए ह्यूरोज जो है से इसका दमनकारी को दबाने के लिए नेतृत्व कर रहा था। और ये गंगा राव की विधवा थी। किसकी? गंगा राव की विधवा थी। और इसके बाद हम बात करते हैं बिहार की। तो बिहार में दो जगह से नेतृत्व कर रहे थे, एक जगदीशपुर और एक पटना, है ना। तो जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, और पटना के पीर अली, दोनों याद रखिएगा, है ना। और ये जगदीशपुर का कुंवर सिंह और पटना के पीर अली नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ जो दमनकारी को दबाने के लिए ब्रिटिश नायक जो था, वो था विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। इसके बाद बात करेंगे हम इलाहाबाद। इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली, है ना। और यहाँ पे जनरल नील जो था से ब्रिटिश नायक था। और इसके बाद बरेली की बात करेंगे। बरेली का नेतृत्व कर रहे थे खान बहादुर खां। और इसके बाद फैजाबाद का नेतृत्व कर रहे थे अहमदुल्ला। और फतेहपुर का नेतृत्व कर रहे थे अजीमुल्ला, है ना। तो इस तरह से जो है ये अलग अलग जगहों से अलग अलग भारतीय नायक नेतृत्व कर रहे थे, और उनको दबाने के लिए ब्रिटिश नायक भी थे। तो दोनों चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो इस तरह से हम 1857 ईस्वी से जितने भी सवाल आपको आने वाले हैं, इस टॉपिक से ज्यादा हट करके कहीं से ना आएगी। तो इस वीडियो को आप पूरी तरह से आप कवर कर लीजिएगा, और नहीं तो इसे एक बार और जो है रिप्ले करके जो है देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से आपके दिमाग में याद जाएगा। और इसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड जो है जितने भी आपको परीक्षा से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल को हम आपके बीच लाने का काम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज तक के यहीं हम आपको आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा हर वीडियो जो है इसी तरह से आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।